हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। जैसा कि मैंने कल आप सभी को प्रॉमिस किया था ना कि मैं डैंडाडैन का सीजन 2 एक्सप्लेन करूंगी, तो हाँ, आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इसमें भाई सच में काफी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं और मोमो की सीन तो भाई मजेदार होते ही है, आपको पता ही है। तो इस एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारे सीन्स आप मिस कर सकते हैं। तो जरूर से देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सीजन 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने डैंडाडैन का सीजन 1 खत्म किया था। जब जिन ने तो भाई अपने रूम की दीवार तोड़ी थी। जब उसने दीवार तोड़ी थी ना, तो भाई उसके अंदर से उसे काफी बड़ा सीक्रेट मिला था। और जैसे ही वो उसके अंदर देखता है ना, वहाँ पे तो काफी डरावनी सी जगह होती है, जिसे देख के तो ओकारू और जिन की तो भाई फट जाती है पूरी तरीके से। वो तो काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं। भाई सच में इन दोनों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो देख ले जाके कि अंदर चल क्या रहा है। भाई ये दोनों रिएक्ट तो ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने सच में कोई भूत देख लिया हो। हम आते हैं स्टोरी पे। भाई यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को जो कि सोच रहे होते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि जब आयासी आएगी ना फिर हम अंदर जाएंगे। तभी यहाँ पे तो जिन को एक आवाज आती है। वो कहते मुझे लगता है कि शायद अयासे ही होगी। उसके बाद यहाँ पे जिन जब दरवाजा खोलता है, जब वो देखता है कि भाई वहाँ पे अयासे तो है ही नहीं। वहाँ पे तो काफी अजीबोगरीब लोग होते हैं भाई, काले पीले से, और वो भी हंस रहे होते हैं जोर जोर से। यहाँ पे तो जिन को एक सेकंड के लिए समझ नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है ये। इसी के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं अयासे को, जो कि नहाने के लिए गई होती है। लेकिन जब वो नहा रही होती है ना भाई, वहाँ पे भी कोई अजीबोगरीब से आदमी आ जाते हैं जो कि उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। भाई यहाँ पे तो अयासे सिर्फ अकेली होती है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वो तो काफी डर जाती है। और भाई वो लोग जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं, उनकी आंखों से तो भाई एक रोशनी सी निकलती है। यहाँ पे अयासा को तो भाई समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी वो सोचती है, 1 मिनट, क्या मैं अपनी पावर का यूज करके इन सभी को हरा पाऊंगी, या फिर मुझे भाग जाना चाहिए। यहाँ पे ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी सामने से एक पर्सन आता है और वो तो भाई अयासा का हाथ पकड़ लेता है और जोर से, जिसकी वजह से तो वो भाई अपनी पावर को भी यूज नहीं कर पा रही होती। तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ही जो पर्सन यहाँ पे मोमो को परेशान कर रहा होता है, उसको तो भाई इतनी जोर से पंच पड़ता है ना, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे मोमो को तो भाई समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तभी वो कहती है, मेरे पास ये सबसे बेस्ट मौका है यहाँ से भाग जाने का। लेकिन जैसे वो निकल के बाहर आती है, भाई वहाँ पे अपनी पर्सन में से एक पर्सन ने तो भाई मोमो का पैर पकड़ लिया होता है और वो तो उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है। मोमो की तरफ देख के भाई क्रीपी से स्माइल देता है। लेकिन तभी यहाँ पे तो भाई एकदम से सभी चीजें एक एक करके टूटने लग जाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सच में अर्थक्वेक आया हो। भाई ये देख के तो मोमो भी हैरान हो जाती है। वो कहती, शुक्र है मैं बच गई उससे, वरना पता नहीं क्या होना था आज मेरा। वैसे एक बात तो है कि आज का दिन तो मेरे लिए काफी लकी है, मैं काफी बार बची, मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो को हॉटेस्ट स्प्रिंग के अंदर टर्बो ग्रेनी दिखती है। इसको देख के तो भाई मोमो समझ जाती है कि जो भी कुछ आज हुआ ना, वो सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। वो अपने मन में सोचती है कि अगर आज टर्बो ग्रेनी मुझे ना बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ पे तो मोमो ने पूरी की पूरी टॉवल लपेटी होती है, इसीलिए मोमो तो भाई फटाफट जाके कर्टन्स के पीछे छुप जाती है ताकि उसे कोई देख न सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी के सभी गैटोस अपने होश में आ जाते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं गैटोस किसे बोल रही हूँ। जो पर्सन मोमो के पीछे पीछे आ रहे थे ना भाई, उन्हीं को गैटोस बोल रही हूँ मैं। उनके माइंड में तो बस ये चल रहा होता है कि यार ये सब कुछ किया तो किया किसने, क्योंकि भाई उन्हें तो कुछ भी याद ही नहीं होता। उन्हें तो ये तक याद नहीं होता कि वो मोमो के साथ कोई गलत हरकत करने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो जो कि टर्बो ग्रेनी को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि उसने तो उसकी जान बचाई होती है ना। और कहती है, अगर तुम टाइम पे नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। यहाँ पे टर्बो ग्रेनी को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मोमो उसे थैंक यू बोल रही होती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे जिन और अकारू को, क्योंकि यहाँ पे जो उनके सामने जो पर्सन थे ना भाई, वो नॉन स्टॉप हंसते रहते हैं और काफी डरावने भी लग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी शक्ल से ज्यादा तो भाई उनके दांत चमक रहे होते हैं। सच में मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, आप खुद ही देख सकते हो। भाई ये सभी तो उनके घर पे आ जाते हैं और पार्टी शार्टी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे इनकी लीडर जो कि एक लेडी होती है, वो तो अपनी गन दिखा के इन्हें कहती है,
क्या तुम एंजॉय नहीं करोगे हमारे मेंबर्स के साथ? अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो भाई जिन हंसते हुए कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप एंजॉय करो, थैंक यू। क्योंकि भाई यहाँ पे जिन की शक्ल में तो 12 बजे होते हैं। तभी यहाँ पे ओकारू बोलता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन और यहाँ पे आए कैसे। तभी यहाँ पे जिन उसे बताता है कि ये तो एक कीटो फैमिली है, जो कि यहाँ पे तो काफी सारे घर ऑन करते हैं, और तो और ये घर भी उनका ही है, इसीलिए मुझे कोई रेंट भी नहीं पे करना पड़ रहा। भाई यहाँ पे तो ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की लीडर आ जाती है और वो जिनसे कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे, या फिर स्पिरिट्स को भगाने के लिए किसी को हायर करने गए थे? क्योंकि यहाँ पे कीटो के हिसाब से तो जिनने जितने भी इंफॉर्मेशन दी है कीटो फैमिली को, वो सभी की सभी अफवाहें हैं। देखो भाई, ये तो जाहिर सी बात है, अगर इस प्रॉपर्टी की जगह सभी को पता लगेगी तो बहुत ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन बोलता है कि नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो ना सब कुछ गलत है। हालांकि मैं तो अपने साथ अपने फ्रेंड को लेने के लिए गया था, क्या मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? यहाँ पे जिन और कुछ कह पाता, लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली के ग्रुप की लीडर जिनके ऊपर गन पॉइंट करती है और बोलती है, देखो ये तुम बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मेरे पास तो हंटिंग का लाइसेंस भी है, क्योंकि ये तो पहाड़ है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं किसी बियर का हंट कर रही हूँ, लेकिन गलती से किसी इंसान की मौत हो जाए मुझसे, फिर ये सारी बातें वो कर ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथ तो भाई बच्चे खुचे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो सभी के सभी आ जाते हैं। यहाँ पे पुलिसमैन के साथ जो पर्सन्स होते हैं ना, उनमें से एक पर्सन बोलता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी यहाँ पे जिन बताता है, ये तो मेरा काफी करीबी दोस्त है और इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तो बस इसे लाने के लिए गया था और कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को तो भाई बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे जिन और ओकारू आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये इंसान फिर से कहता है कि नहीं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वो ओकारू से पूछता है, अच्छा चलो बताओ कि जिन की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है? वो तो अपने मन में कहता है, अगर ये क्वेश्चन सुन के इसके पूरे फेस पे पसीने आए, इसका मतलब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स है ही नहीं, ये तो जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं। और सच में भाई वैसा ही होता है। तभी ये पर्सन बोलता है, अब तो कंफर्म हो गया कि तुम दोनों फ्रेंड्स नहीं हो, तो मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? लेकिन तभी यहाँ पे ओकारू सोचता है और बोलता है कि जिन का फेवरेट शॉकर जैन जर्मन है, चाहे तुम पूछ लो उससे। भाई ये आंसर तो बिल्कुल सही होता है, करेक्ट होता है। और ये बात सुनकर तो भाई यहाँ पे जिन भी हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। यहाँ पे तो भाई ओकारू के मन में चल रहा होता है कि शुक्र है मैंने जिम के रूम में तो वो पोस्टर देख लिया था, जिसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ। यहाँ पे ये आंसर सुन के तो सभी के सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी को। भाई वो तो कहती है कि यहाँ पे तो कोई गर्ल भी थी ना, आखिरकार वो कब तक आएगी? लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन सुन के तो जिन कहता है, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आया। तभी वो लेडी भाई, उसकी शक्ल तो देखने वाली होती है और उसका फेस एक्सप्रेशन तो भाई काफी डेंजरस हो जाता है और कहती है, आखिरकार तुमने झूठ बोल ही दिया, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे मोमो तो स्पाइन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो स्नेक मॉन्स्टर को तो वर्शिप किया जाता है और वैसे भी स्पाइन में ज्यादा लोग आते नहीं हैं। तभी इस लाइन के केयर टेकर मोमो को स्नेक को दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मोमो उसे देखती है तो भाई वो तो काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था भाई वैसा तो कुछ खास नहीं होता। इस बात से तो भाई वो पर्सन भी एग्री करता है, वो कहता है, हाँ यार तुमने सही कहा। तभी वो बताता है कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो अभी भी एक ऐसा ड्रैगन है जो कि हवा में अभी भी उड़ता है, और मैंने सुना है कि उसके पास तो ऐसी एबिलिटी है जिससे वो रेनबो भी क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ वो पर्सन मोमो को बताता है कि मैंने कहानियों में पढ़ा है कि स्नेक्स की पहले के टाइम पे पूजा भी की जाती थी, और जब भी वोल्केनो इरप्ट होता था, वोल्केनो को रोकने के लिए, उसके अंदर की भूख मिटाने के लिए उस टाइम के लोग तो भाई अपने बच्चों को एज अ ऑफरिंग उन्हें दिया करते थे, जिसकी वजह से लगभग 200 साल हो गए, लेकिन वोल्केनो की तरफ से कोई भी इरप्शन देखने को नहीं मिली हमें। और हाँ, उसी की वजह से यहाँ पे वाटर स्प्रिंग भी हुई है। ये सारी बातें करके मोमो को समझ आया कि यहाँ के लोग तो भाई स्नेक की स्किन की पूजा कर रहे हैं।
और ये कहानियां तो यहाँ पे इसलिए बनाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और इसे देखें। और शायद टिजुनो के जितना लार्ज स्नेक तो कभी था ही नहीं। तभी उसके माइंड में आता है कि यहाँ पे जिन और अकारो की आपस में बन भी रही होगी या नहीं। तभी वो घर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे वो रूम में एंटर होती है भाई वो तो ये सीन देख के काफी हैरान रह जाती है भाई। उन दोनों की हालत तो काफी बुरी हो जाती है। तभी यहाँ पे कीटो की लीडर तो उस गर्ल को देख के कहती है कि शुक्र है बलि देने के लिए सभी के सभी आ चुके हैं, तो चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोमो ने जैसे ही देखा ओकारू और जिन को, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, अधमरी सी हालत में होते हैं, उसी के साइड में एक पर्सन खड़ा होता है। तभी यहाँ पे मोमो तो इतनी जोर से उसे किक मारती है ना भाई, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। यहाँ पे तो वो अपनी फाइट पे उतर आती है, काफी ज्यादा फाइट करती है उन सभी से। हालांकि भाई वो तो अकेली ही बैटल कर रही होती है इतने सारे पर्सन से, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, वो लगातार फाइट करती रहती है सिर्फ और सिर्फ अकारू और जिन के लिए। लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन आता है जो कि मोमो का फायदा उठाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है भाई। हालांकि यहाँ पे मोमो तो बहुत ज्यादा ट्राई करती है, पूरा फुल ट्राई करती है, लेकिन वो उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। मोमो तो भाई फाइनली हार मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे टर्बो ग्रेनी आ जाता है जो कि मोमो को बचा लेता है। यहाँ पे तो मोमो से थैंक यू बोलती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो प्लीज। लेकिन यहाँ पे टर्बो ग्रेनी कहती है कि देखो मैं किसी की हेल्प करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग आए हैं हमारे घर पे ये कौन है। लेकिन भाई यहाँ पे तो मोमो को भी कोई आइडिया नहीं होता कि ये लोग आए कहाँ से और क्यों आए हैं। हालांकि उसके माइंड में तो चल रहा होता है कि आखिरकार ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या। लेकिन तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की लीडर आती है जो कि मोमो को इतनी जोर से किक मारती है भाई, वो भी गिर जाती है जाके, क्योंकि भाई ये किक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद वो फिर से अपना एक पावरफुल मूव दिखाते हुए मोमो को मारती है, जिसके कारण भाई मोमो का सिर तो दीवार पे जाके बसता है, जिससे तो पूरी की पूरी वॉल ही टूट जाती है भाई। यहाँ पे तो मोमो बस यही सोच रही होती है कि यार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये मुझे क्यों मार रहे हैं, आखिरकार ये लोग है कौन। और ये तो कोई बूढ़ी सी आंटी सी लग रही है, लेकिन ये तो इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कैसे। यहाँ पे मोमो तो मार खाते खाते एक ऐसी जगह में पहुंच जाती है जो कि इस घर का सीक्रेट चैम्बर होता है। हालांकि यहाँ पे तो भाई मोमो को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वो तो कंफ्यूज हो रही होती है यार कि आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गई और मैं कैसे निकलूं यहाँ से। कुछ भी आइडिया नहीं होता, कुछ भी पता नहीं लग रहा होता। अभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लीडर होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, तो चलो आज तुम्हारी ही बलि देंगे हम। अभी यहाँ पे वो कीटो फैमिली की लीडर बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम हॉट स्प्रिंग एंजॉय करती हो वो कैसे करती हो, ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से कर पाती हो कि 200 साल हो गए हम बलि चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ये स्प्रिंग का वाटर मिलता है और इसी वजह से ना ही कोई वॉल्केनो इरप्शन होती है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ। तो तुम ही बताओ अगर हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सब कुछ मैनेज कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे मोमो के माइंड में तो बस सिर्फ और सिर्फ बलि वाली बात चल रही होती है। तभी वो लेडी बताती है कि जिस घर में तुम खड़ी हो ना ये बलि देने की ही जगह है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कीटो फैमिली लोगों को बुलाती है सिर्फ और सिर्फ बलि लेने के लिए। अभी वो लेडी मोमो को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है उस दिन पहले तो हम सोचते थे कि यहाँ पे कोई लोग नहीं आते तो बलि किसकी देंगे, देखो तो सही आज तो 3 लोग आ गए हैं, तुम्हारे दोनों के दोनों वो फ्रेंड्स और तुम, क्या बात है ना, हमारी तो पार्टी हो जाएगी आज। और वैसे भी द ग्रेट सर्पेंट तो काफी भूखा होगा तो तुम्हें जल्दी ही मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोमो जहाँ पे खड़ी होती है वो एरिया तो पूरा का पूरा सैंड में कवर हो जाता है। ये सैंड तो भाई मोमो को धीरे धीरे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे तो मोमो भी काफी डर जाती है, लेकिन वो सोचती है ये लोग मेरी बलि ले, उससे अच्छा तो यही है कि मैं कहीं और चली जाऊं। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो जैसे यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करती है और कोशिश करती है तो यहाँ पे कीटो फैमिली के मेंबर्स तो भाई उसे फिर से पकड़ के ले आते हैं और फिर से उनको बंद कर देते हैं। वो तो बस यही सोच रही होती है कि यार मैं आखिरकार निकलूं तो निकलूं कैसे। हालांकि वो तो टर्बो ग्रेनी से भी हेल्प मांगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जिन और अकारू भाई वो तो टेबल कुर्सी लेके कीटो फैमिली को तो काफी बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं, अटैक करते हैं काफी बुरी तरीके से। और अब तो इन तीनों के साथ साथ कीटो फैमिली के भी कई मेंबर्स
स्नेक लॉर्ड के डोमेन में सैंड तो भाई धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा होता है अपनी तरफ को। यहाँ पे मोमो सोचती है कि अब मेरे लिए काफी अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। जैसे वो निकलने वाली होती है तो वो देखती है भाई इट सैंड के अंदर तो उन पर्सन्स के साथ साथ मतलब कीटो फैमिली के साथ साथ पूरा विलेज उसके अंदर जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि ओकारू, जिन और मोमो तीनों के तीनों नीचे गिर रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो और ओकारू तो रूफ को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। भी पकड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। मोमो उसे बचाने का तो बहुत ट्राई करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। जिन तो काफी दूर जाके गिरता है, हालांकि उसे चोट तो नहीं लगती लेकिन फिर भी वो काफी पेन में होता है। और ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना, ये कोई और नहीं कर रहा होता। और यहाँ पे ये सारी की सारी पावर तो द ग्रेट स्नेक की होती है। यहाँ पे तो भाई जिन, ओकारू, मोमो ये तीनों के तीनों उसे देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स तो भाई काफी खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं फाइनली शुक्र है काफी साल काफी मेहनत के बाद यहाँ पे स्नेक लॉर्ड आए और उन सभी को दर्शन दिए। यहाँ पे ये सब कुछ तो भाई देख रहे होते हैं मोमो और जिन। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ के विलेज की जो भी कहानियां हैं वो झूठ नहीं है, वो तो सच है। और तभी उन्हें पता लगता है कि ये स्नेक नहीं उरागारी है। असल में उरागारी तो एक बहुत ही बड़ा अर्थवॉर्म है जो कि ज्यादातर तो लैंड में ही रहते हैं। और जब इनको भूख लगती है तो ये तो इंसानों को खाते हैं। और इनकी हाइट भाई, इनकी लंबाई भाई बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे जिन और मोमो ने तो भाई आज से पहले इतना बड़ा अर्थवॉर्म तो कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे जितने भी पर्सन होते हैं भाई वो तो अर्थवॉर्म से प्रेयर करते हैं कि यहाँ पे वो इन तीनों को यानी कि मोमो, जिन और ओकारू इन तीनों को खा ले वो जल्द से जल्द और इस पूरे के पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे तो अर्थवॉर्म ने देखते ही देखते पूरी की पूरी कीटो फैमिली को भाई खाली कर दिया था। ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये करे तो करे क्या, क्योंकि ये कहाँ और इतना बड़ा अर्थवॉर्म कहाँ भाई, कोई नहीं हरा सकता उसे। यहाँ पे तो ये अर्थवॉर्म भाई घर, पेड़ मतलब काफी चीजों को निगल गया होता है और बाकियों को तो निगल रहा होता है। तभी यहाँ पे जिन कहता है कि हमें जल्द से जल्द घरों के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी अगर बाहर गलती से भी रह गए ना तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये लोग तो भाई हिल भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन जिन यहाँ पे ओकारू और मोमो को दोनों को ही शेल्टर के अंदर ले आता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई ओकारू तो सभी पे अटैक्स कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एकदम से ही भाई यहाँ पे मोमो और ओकारू को कुछ अजीब सा फील होता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। यार ऐसा लगता है कि वो तो खुद के कंट्रोल में ही नहीं है, लगता है कि कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ओकारू तो अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जीजी वो कहते हैं यार तुम कर क्या रहे हो, कहीं तुम पागल वगैरह तो नहीं हो गए हो, हरकतें क्या कर रहे हो यार तुम। लेकिन यहाँ पे ओकारू तो भाई उसको जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद यहाँ पे जमीन पे एक कटर पड़ा होता है, उसको उठाता है और अपने शरीर पे मारने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जीजी फिर से उसे रोकता है और कहता है तुम पागल हो क्या, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ये दोनों तो आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे जीजी तो उन दोनों को बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। वो सोचता है, मुझे लगता है कि ये किसी आवाज या किसी साउंड को सुन के उनके पास आया है, क्योंकि अभी एक साउंड आया था ना मारने का, आई थिंक उसी की वजह से ही आया है। क्योंकि पहले भी हम कितनी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, लेकिन ये तब तो नहीं आया। इट मीन्स ये ह्यूमंस की बात को मतलब सुन नहीं पाता, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस इसे अगर कोई आवाज आएगी तो ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो हमें अलर्ट रहना होगा। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे ओकारू और मोमो ऊपर जाने की जिद करने लग जाते हैं, वो ट्राई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी को तो अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके पेरेंट्स ने भी एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पे जीजी ने उन दोनों को बचा लिया था। लेकिन बचाने के बाद उनके पेरेंट्स ने पता है जीजी को क्या कहा, उन्होंने बोला कि तुम हमें मर जाने दो, तुम हमें मत बचाओ।
इसीलिए यहाँ पे जीजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे जीजी तो ये बात सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी तभी यहाँ पे हम देखते हैं मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है, वो अपने पेट में मार लेती है। भाई क्या हो क्या रहा है इन लोगों को, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पे वो कांच का टुकड़ा टर्बो ग्रैनी को लग जाता है। हालांकि वो तो मोमो तो अपने पेट पे मारने वाली होती है, लेकिन मोमो के पेट के पास तो टर्बो ग्रैनी बैठी होती है, जिसकी वजह से उसके पेट में लग जाता है। तभी यहाँ पे मोमो खुद को बचाने के लिए जीजी को कहती है कि प्लीज हम दोनों को साथ में ही बांध दो। तभी यहाँ पे जीजी बांध देता है उन दोनों को और कहता है कि आखिरकार चल क्या रहा है बाहर। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि वो डेथ वर्म तो साइकिक सिग्नल्स भेज रहा है, ताकि वहाँ पे मौजूद जितने भी होंगे लोग वो सभी के सभी अपने आप ही सुसाइड कर लें। ये बात सुनकर तो जीजी को समझ आता है, अच्छा इसका मतलब यही था, यही रीजन था कि मेरे पेरेंट्स ने भी खुद सुसाइड करने का ट्राई किया था। लेकिन वो सोचता है यार मैं भी तो वही था, लेकिन इसका असर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, तुम सभी के ऊपर हो रहा है लेकिन मेरे ऊपर क्यों नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टर्बो ग्रैनी को, भाई वो कुछ बोल पाती लेकिन उससे पहले ही मोमो ने साइकिक पावर से खुद के ऊपर ही कांच फेंक देती है भाई वो। लेकिन यहाँ पे जीजी तो उसे उसी टाइम रोक देता है, जिसकी वजह से एक आवाज आती है, एक साउंड क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस डेथ वर्म को उनकी लोकेशन पता लग जाती है और वो वहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे जीजी मोमो अकारू और टर्बो ग्रैनी को लेके भागने लग जाता है। भागते भागते उसके पैर में कुछ लगता है और वो टकरा के नीचे गिर जाता है। यहाँ पे तो फिर से उनके पीछे पीछे वो डेथ वर्म आ जाता है। यहाँ पे जीजी की आंखों के सामने तो भाई अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो अपनी आईज को ओपन करता है, वो देखता है कि उसके सामने एक और मॉन्स्टर होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे मोमो और अकारू भी जिंदा होते हैं। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी उन्हें गुस्से में बताती है कि वो तो एक ईवल आई है, अगर वो किसी की तरफ देख लेती है ना तो भाई वो पर्सन तो सुसाइड कमिट कर लेता है। यहाँ पे यही रीजन है कि ईवल आई डेथ वर्म के सिग्नल्स को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे मोमो तो भाई इस मौके का फायदा उठाने का सोचती है और अकारू को डेथ वर्म के ऊपर हमला करने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे अकारू तो भाई टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके डेथ वर्म के ऊपर हमला कर देता है। भाई यहाँ पे अकारू तो उसका मतलब डेथ वर्म का सिर ही उड़ा देता है, लेकिन भाई वो तो एक मॉन्स्टर है ना, वो फिर से अपने हेड को रीजनरेट कर लेता है और वो गुस्से से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। हालांकि वो भूल चुके थे शायद कि वो तो एक मॉन्स्टर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर हमें बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। तभी यहाँ से सभी के सभी लोग भाग जाते हैं। तभी उसकी आंखों के सामने तो भाई ईवल आई आ जाता है और जैसे जीजी उसकी आंखों में देखता है तो यहाँ पे जीजी को तो ईवल आई का पास दिखने लग जाता है। तो हम उसके पास का सीन देखते हैं भाई। यहाँ पे जब ईवल आई एक इंसान था, नॉर्मल इंसान, तभी वो एक जाली में से कुछ बच्चों को देखता है कि जो कि बाहर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वो जाली में से क्यों देख रहा है, तो भाई उसको यहाँ पे एक रूम में बंद करके रखा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाली ही होती है, जिसकी वजह से वो बाहर देख सकता है। यहाँ पे ना उसे खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे तो ईवल आई की भाई बलि देने के लिए उसे यहाँ पे रखा होता है सभी से अलग। भाई आप खुद ही सोचो, जिस पर्सन को ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, वो जिंदा रह पाएगा। हालांकि जिंदा तो था लेकिन इसकी हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कीटो फैमिली को, जो कि यहाँ पे ईवल आई की मतलब बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मरने से पहले बस एक विश करता है कि काश मैं उन बच्चों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता, जी पाता खुलकर, जिसकी वजह से उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है, उसकी विश कबूल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस घर के अंदर वो कैद था ना, उसी घर के ऊपर एक और घर बन जाता है। यहाँ पे ईवल आई एक बच्चे को देखता है जो कि काफी प्यारा सा होता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे ईवल आई उनके पेरेंट्स को देखता है तो भाई उसके देखने से ही उस बच्चे के पेरेंट्स वहीं पे मर जाते हैं। भाई वहाँ पे ऐसे करते करते काफी लोग मर जाते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये सब कुछ ईवल आई की वजह से हो रहा है, तो नहीं भाई, यहाँ पे घर के नीचे तो डेथ वर्म रहता था, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा था। बिकॉज वो अपनी पावर का यूज करके सभी के मन में ये फैलाता था कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, और यहाँ पे तो काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर भी लिया था। हालांकि यहाँ पे तो ईवल आई को भी ये बात नहीं पता होती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो तो खुद कंफ्यूज होता है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चाह होती है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूंगा, एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को।
उसके बाद तो भाई यहाँ पे वो कीटो फैमिली की जो लीडर होती है उसे देखता है, जो मोटी सी भद्दी सी आंटी होती है। भाई वो देखता है कि वो मतलब लीडर एक बच्चे को उठाती है और एक रूम में बंद कर देती है, बिकॉज नेक्स्ट बारी तो उस बच्चे की होती है बलि देने की। हालांकि यहाँ पे इवल आई सोचता है कि जैसा मेरे साथ हुआ था, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पे इवल आई उसे बचाने का बहुत कोशिश करता है, बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं बचा पाता। अभी यहाँ पे इवल आई को तो काफी गुस्सा आता है और वो सोच लेता है, एक बात अपने मन में ठान लेता है कि अब से मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे सभी को मार डालूंगा। उसके बाद तो भाई यहाँ पे जीजी को होश आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मोमो को। भाई वो तो जीजी को इवल आई के ऊपर से हटा रही होती है। यहाँ पे तो भाई जीजी तो काफी रो रहा होता है और वो मोमो को बताता है कि यार इवल आई कोई बुरा इंसान नहीं है, सच में। जस्ट अभी उसका पास देखा, मुझे पता लगा कि वो तो काफी अच्छा इंसान है। वो तो हम सभी को वो डेथ वॉर्म से बचाने का सोचता है और ट्राई करता है, क्योंकि उसकी पहले की लाइफ में बहुत कुछ उसके साथ बुरा हो चुका है, तो वो ये नहीं चाहता कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो। उसी के बाद यहाँ पे जीजी तो सबसे लास्ट वाले रूम में जाने लग जाता है, ताकि वो यहाँ पे इवल आई की बॉडी को ढूंढ सके, ताकि अगर उसे इवल आई की बॉडी मिल गई ना तो वो उसे आजाद कर पाएगा। हालांकि ये बातें सुनकर तो मोमो को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे जीजी उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे इवल आई की बॉडी होती है। हालांकि यहाँ पे टर्बो ग्रैनी तो चिल्लाती है और कहती नहीं नहीं जीजी तुम उसके पास मत जाना, इवल आई अच्छा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें उसके रिगार्डिंग कोई भी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। बात मानो, मेरी बात मानो यार, वो अच्छा इंसान नहीं है, इवल आई अच्छा इंसान नहीं है। तभी यहाँ पे जीजी कहता है अरे यार शांत रहो, मैंने देखा है उसका पास्ट, मुझे पता लग चुका है कि वो हमारी तरह ही है, वो कोई भी बुरा इंसान नहीं है, मेरी बात मानो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे डेथ वॉर्म आ जाता है और उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला कर देता है। उसके पास तो भाई एक चिपचिपा सा लिक्विड सा आ जाता है, जिसके अंदर वो कैद करने लग जाता है उन सभी को। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देख के मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि आखिरकार वो गुड लक कहाँ गया। तभी ग्रैनी बोलती है कि यार मेरा गुड लक तो वो दुश्मनों के पास है। ये बात सुनकर तो भाई मोमो चिल्लाती और कहती क्या 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 बोला क्या तुमने। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अकारू को। भाई वो तो अपनी पावर को यूज भी नहीं कर पा रहा होता और ना ही हिल पा रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं मोमो को और जीजी को। भाई वो तो यहाँ से निकलने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो तो निकल ही नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पे जीजी के ऊपर तो वो इवल आई हावी होने लग जाता है। यहाँ पे जीजी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुमने क्या कुछ झेला है, मुझे सब कुछ पता है, तो तुम मुझे माफ कर दो कि हमने तुम्हें बुरा समझा पहले। पर हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम सभी के साथ, बच्चों के साथ खेलना चाहते थे ना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते थे, तो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ रेडी हूँ खेलने के लिए, तो चलो हम खेलते हैं। लेकिन देखते देखते भाई यहाँ पे इवल आई तो जीजी की पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और साथ ही में यहाँ पे डेथ वॉर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमला कर देता है और यहाँ पे वो मोमो को खाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे अपना इवल आई जीजी आ जाता है और वो इतनी जोर से लात मारता है ना भाई उस मॉन्स्टर को, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। भाई मैं यहाँ पे इवल आई जीजी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वो तो कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना, दोनों के दोनों मतलब एक ही बॉडी में होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीजी तो इवल आई में कन्वर्ट हो जाता है फुल्ली। गुस्से में कहता है कि मैं सभी के सभी ह्यूमंस को मार दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और दया तो गया तेल लेने। तभी यहाँ पे मोमो तो टर्बो ग्रैनी से कहती है कि यार हम भी तो ह्यूमंस ही हैं, तो क्या ये हमें भी मार देगा। ये बात तो अपना इवल आई सुन लेता है और यहाँ पे वो मोमो की तरफ काफी जोर से हमला करता है और यहाँ पे मोमो तो काफी दूर जाके गिरती है। उसके बाद यहाँ पे इवल आई तो उसके पास जाता है और यहाँ पे किक मारते हुए उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो इवल आई तो उनकी एक बात भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पे मोमो कहती है प्लीज जीजी तुम वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे इवल आई उन सभी को बताता है हाँ, मेरी बात सुनो, अब ये बॉडी ना पूरी तरीके से मेरी हो चुकी है, तो तुम उसे बुलाना भी चाहोगी ना फिर भी वो नहीं आ पाएगा। अब मैं ही हूँ और अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो क्या भाई, मैं किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को बता के रहूंगा, दिखा के रहूंगा कि आखिरकार असली हेल होता क्या है।
कुछ ही देर बाद यहाँ पे फिर से वो डेथ वर्म उन सभी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पावर का यूज करके हमला कर देता है। लेकिन इविल आई तो यहाँ पे उन दोनों को छोड़ के उसके पास चला जाता है और उसकी पावर्स को कंट्रोल करने लग जाता है। हालांकि वहाँ पे जितने लोग मरे हुए होते हैं उन सभी के पावर्स को भी अपनी तरफ खींचने लग जाता है। भाई यहाँ पे इविल आई तो फुटबॉल खेलने लग जाता है, बिकॉज वो सारी पावर्स को इकट्ठा करके एक बॉल बना लेता है। वो तो उस मॉन्स्टर के साथ भाई बॉल खेलते खेलते उसको मारता भी है, लेकिन भाई वो तो डर जाता है और वो वहाँ के एक छेद से, मतलब छोटा सा होल होता है, वहाँ से बाहर भाग जाता है। यहाँ पे तो मोमो सोचती है कि आखिरकार जीजी के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तभी टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसकी दादी ने उसे कितनी बार बताया था ना कि जीनी तो एक जीनियस है, जीनियस। और वो दादी जीजी की तारीफ इसलिए कर रही थी बिकॉज उसकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा है। और साथ ही साथ हम अगर बात करें उसकी फिजिकल पावर्स की, भाई वो तो टॉप है, ऑन टॉप। इसी वजह से काफी लोग उस पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन फाइनली आज इविल आई ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर ही लिया, जिसकी वजह से वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो इविल आई जो उसने अपनी शक्तियों से कंट्रोल करके एक बॉल बनाई होती है ना, भाई वो बॉल यहाँ पे वो मोमो की तरफ फेंकता है, लेकिन फाइनली यहाँ पे मोमो तो बच जाती है। ये देख के तो इविल आई को काफी गुस्सा आता है। तभी वो यहाँ पे मोमो को आता है और इतनी जोर से किक मारता है ना भाई, वो तो गिर जाती है। और उसके बाद फिर से वो उस बॉल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है अपना अकारू। यहाँ पे फाइट होने लग जाती है इविल आई और अकारू के बीच में। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या इविल आई के सामने अकारू टिक पाएगा, उसकी शक्तियों से, उसकी पावर से टिक पाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं आगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अकारू तो भाई इविल आई के हमले को रोकने की कोशिश करता है, उसे पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो तो इविल आई है, उसके सामने वो कहाँ ही टिक सकता है। तभी यहाँ पे अकारू सोचता है कि यार मेरे पास तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया बचा है। तो वो यहाँ पे मोमो को उठाता है और भागने लग जाता है। लेकिन भाई ये भाग तो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे से इविल आई अपनी बॉल से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे अकारू किसी न किसी तरह करके बचता है। और यहाँ पे तो मोमो भी उसकी हेल्प कर रही होती है बचने में। वो भागते 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 ऊपर पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना दोनों के दोनों, तो वो नोटिस करते हैं कि डेथ वर्म वहाँ पे कुछ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मोमो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि ये जो डेथ वर्म्स हैं यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो चलो मैं बताती हूँ। ये जो डेथ वर्म्स है ना, ये अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सामने वाले एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं और पॉइजन स्प्रे मारती हैं, ताकि वो उसको कमजोर कर सके, उससे बच सके और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो हमें यहाँ से जल्दी जल्दी भागना होगा, नहीं तो ये मुसीबत हमारे ऊपर आ सकती है। तभी यहाँ पे अकारू बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओगी कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे भाई, कैसे? अरे हाँ यार, एग्जिट तो काफी ऊपर है, हम वहाँ पे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे यार। क्या डेथ वर्म की कोई वीकनेस नहीं है? तभी अकारू बोलता है कि मैंने डेथ वर्म्स के बारे में पढ़ा था मैगजीन में कि ये तो एक वायरस की तरह होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया तो भाई सनलाइट को झेल ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही होगा। तो मेरे हिसाब से तुम समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमें यहाँ पे इस बैक्टीरिया को सूरज की रोशनी में लेके जाना होगा। तभी यहाँ पे मोमो कहती है, अरे यार कैसे, लेकिन कैसे हो सकता है ये सब कुछ? हम करेंगे भी तो करेंगे कैसे, और हम जीजी को भी छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तभी अकारू बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसमें फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, सिर्फ तुम ही जाओगी। तो चलो ठीक है, तुम चली जाना। तभी मोमो बोलती है, नहीं 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 नहीं, जाएंगे तो हम साथ में ही जाएंगे, ये बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम। तभी अकारू बोलता है, देखो मोमो, मेरी बात समझो, अगर तुम एक बार ऊपर पहुंच गई ना, उसके बाद तो तुम हमें किसी न किसी तरह करके ऊपर पहुंचा ही लोगी, क्यों है ना? तो अभी तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, तुम मेरी बात को समझो। तो वो जीजी का क्या होगा? तुम उसको कैसे लेकर आओगे? तुम्हें पता है ना कि जीजी बात नहीं मानता। अरे मैंने कहा ना, देखो मेरे ऊपर बिलीव रखो, मैं सब कुछ कर लूँगा, बस तुम मेरी बात मानो और अभी यहाँ से चली जाओ। रही बात जीजी की, तो मैं उसको भी अपने साथ ले आऊँगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे मोमो रेडी हो जाती है जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अकारू तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है
और यहाँ पे मोमो को एक सोफे पे बिठाता है और वो सोफा अपने पैरों के ऊपर रख लेता है। उसका आइडिया ये होता है, मैं जोर से जब सोफे पे पैर मारूंगा, जोर से उसे धक्का दूंगा, तो पक्का से यहाँ से मोमो उस गड्ढे से निकल जाएगी जो कि होल है छत के ऊपर। हालांकि यहाँ पे मोमो तो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है भाई, काफ़ी ज़्यादा। इवन वो मना भी करती है कि नहीं नहीं अकारो, मुझे रहने दो, नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे अकारो उसकी एक भी बात नहीं मानता और उसे ज़ोर से धक्का दे देता है, ऊपर फेंक देता है। और यहाँ पे मोमो भी थोड़ी अपनी हिम्मत बटाती है और अपनी साइकिक पावर का यूज करके ऊपर जाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे मोमो तो उस गड्ढे तक पहुँच ही नहीं पाती है और ये देख के भाई वो काफी सैड होने लगती है और वो नीचे आने लग जाती है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, वो फिर से अपनी साइकिक पावर का यूज करके ऊपर जाती है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे वो उस गड्ढे के बाहर हाथ रख लेती है और पकड़ लेती है। फाइनली गाइज यहाँ से मोमो बाहर निकल ही जाती है। तभी यहाँ पे आ जाता है इवल आई, अकारू को देख लेता है वो। उसके बाद तो यहाँ पे अकारू और इवल आई की भाई फाइट होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं बाहर का सीन, मोमो का सीन। वो तो यहाँ पे सभी को बाहर निकालने के लिए एक रस्सी ढूंढने लग जाती है। लेकिन भाई यहाँ पे मोमो को तो एक भी रस्सी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो अपना दिमाग चलाती है और वहाँ पे जो कर्टन्स लगे होते हैं वो उनको काट के भाई एक रस्सी सी बना देती है। उसके बाद वो उस गड्ढे में जाती है और वो नीचे फेंकती है रस्सी को। लेकिन भाई वो रस्सी तो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही ज्यादा। ये देख के तो भाई वो फिर से अपने घर पे आती है और काफी ज्यादा सैड हो जाती है। यहाँ पे तो मोमो को जीजी की एक बात याद आती है। उसके बाद तो यहाँ पे मोमो उस घर को भाई पूरी तरीके से आग लगा देती है और वहाँ पे फायर फिगर्स को जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर का सीन, जहाँ पे अकारू और इवल आई भाई फाइट कर रहे होते हैं उस बॉल के साथ। हम कह सकते हैं भाई वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन ये वन साइडेड फुटबॉल होती है भाई। लेकिन अपना जीजी तो भाई फुटबॉल को डॉज करने में लगा होता है। ऐसे करते करते भाई यहाँ पे इवल आई तो काफी बोर हो जाता है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं हाथों से ट्राई करता हूँ। तो भाई यहाँ पे वो इवल आई फुटबॉल को तो छोड़ देता है। यहाँ पे तो वो हाथापाई पे उतर आता है और वो अकारू को काफी ज्यादा पीटता, मार के उसका भरता बना देता है भाई, कचुम्बड़ बना देता है उसका। सच में भाई, सच में बहुत गंदा पीटता है वो उसे। तभी वो जीजी को बोलता है, अरे गंदे नाली के कीड़े, चलना आजा फाइट करते हैं। तब से मैं ही तुझे मारी जा रहा हूँ, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो चल आजा मैदान में, थोड़ा तू भी कर ले, मैं तुझे चांस दे देता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है। तो भाई कुछ ही देर बाद यहाँ पे जीजी की नाक से तो खून ही निकलने लग जाता है। आप सोच रहे होगे कि ये मारने की वजह से खून निकला है, तो गलत हो आप, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड पता है क्यों निकला होता है? बिकॉज ये जो डेथ वॉर्म्स होती है ना, ये तो पॉइजन गैस का स्प्रे कर रही होती है। दैट्स वाई यहाँ पे जीजी की नाक से खून निकलने लग जाता है। ये देख के तो भाई इवल आई को भी शायद थोड़ी सी दया आ जाती है, तो वो उसको मारना बंद कर देता है और उसे एक जगह कैद करके रख लेता है। तभी भाई यहाँ पे उसे तो काफी अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन रही होती हैं। ये चीखें तो उन मेंबर्स की होती हैं जिनको जिनको कीटो फैमिली ने बलि पे चढ़ाया था भाई, उनकी सभी की चीखे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है। अकारू तो यहाँ पे बहुत ट्राई करता है बाहर निकलने का, लेकिन वो नहीं निकल पाता भाई, पता नहीं क्यों, बट वो नहीं निकल पाता। लेकिन यहाँ पे इवल आई उसके पास जरूर से आ जाता है। उसके सामने खड़ा होके भाई उसके मुंह पे जोर जोर से पंच मारने लग जाता है, जिसकी वजह से भाई उसके तो दांत ही बाहर आ जाते हैं। और वो मतलब इवल आई उसे कहता है, अभी तो बस तुम्हारी बारी है, इसके बाद तो उस लड़की की बारी होगी और मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तो उसे तड़पा के मारूंगा, तुम्हें तो मैं फिर भी एक आसान मौत दे दूंगा, लेकिन उसे नहीं। तभी यहाँ पे अकारू को तो भाई पता नहीं कहाँ से इतना सारा जोश आ जाता है। वो तो यहाँ पे इवल आई का मुंह पकड़ लेता और कहता है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुमने वो भी किया। देखो तुम मेरे साथ कुछ भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने उस लड़की के बारे में ये सब कुछ बोल के अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा।
ये सबको सुन के तो भाई इविल आई को गुस्सा आ जाता है और वो तो उसको इतनी जोर से पंच मारता है, लेकिन यहाँ पे ओकारू तो उसके पंच को डॉज कर लेता है। उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो इविल आई को नीचे गिराता है और उसके मुंह पे उसके पेट पे लगातार मारता रहता है। भाई आप खुद सोच लो, इतने ज्यादा पंचेस मारता ना उसको, जिसकी वजह से वो जो स्पेस होती है जिसके अंदर उसे लॉक किया जाता है भाई वो भी टूट जाती है और ये जो इविल आई है ये तो कहीं दूर जाके गिर जाता है, लाइक बेहोश होता है। तभी यहाँ पे ओकारू बोलता है, अगर तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुमने मेरे दोस्त के ऊपर कब्जा किया और मोमो को नुकसान पहुँचाया, ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ होना ही था। ये कहने के बाद भाई वो भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो वो सोचता है, यार अब मुझे वहाँ पे ऊपर उस गड्ढे के बाहर जाना है। उसके बाद तो यहाँ पे ओकारू जीजी की बॉडी को भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करने लग जाता है। तभी यहाँ पे भाई टर्बो ग्रैनी की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे टर्बो ग्रैनी तो उस लिक्विड में फंसी हुई थी जो कि डेथ वॉर्म ने फैलाया हुआ था। वो तो अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो लगता है कि मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। ये सब कुछ कह ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे तो ओकारू आ जाता है और उसे देख के तो टर्बो ग्रैनी काफी खुश होने लग जाती है और काफी रोने लग जाती है कि थैंक यू यार, तुम आ गए। उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसे कैसे बचाऊं, तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वहाँ पे जो लकड़ के प्लाइयाँ पड़ी होती हैं वो उसको उठाता है और उसके लिक्विड के ऊपर डाल देता है ताकि वो टर्बो ग्रैनी को बचा सके। तो फाइनली वो वहाँ पे जाता है, टर्बो ग्रैनी को जोर से खींचता है और फाइनली वो बच जाती है। लेकिन भाई देखते ही देखते ये दोनों फिर से उस फ्लूड में गिर जाते हैं भाई, पता नहीं कैसे। तभी टर्बो ग्रैनी चिल्ला के बोलती है, तुम तो कितनी पागल हो, कितने घटिया इंसान हो यार। तुम मेरी पावर का यूज क्यों नहीं कर लेते? तुम तो यूजलेस हो, दिमाग में यूज कर लिया करो थोड़ा सा। अरे यार, मैंने तुम्हारी पावर्स का पहले ही 2 बार यूज कर लिया है, तो मैं अब तुम्हारी पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा और ना ही ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा, समझ रही हो तुम? अरे नहीं, इसका मतलब हम यहीं पे मरेंगे क्या सच में? अरे मोमो प्लीज हम दोनों को बचा लो आके, हम मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं उस गड्ढे के बाहर का सीन, मोमो का सीन। यहाँ पे तो काफी सारे फायर ब्रिगेड्स आ जाते हैं भाई उस आग को बुझाने के लिए। तभी यहाँ पे पुलिस वाले मोमो से पूछते हैं कि क्या ये आग तुमने लगाई है? तभी वो बताती है कि हाँ, ये आग मैंने लगाई है। तभी यहाँ पे वो कीटो फैमिली के पूरे चिट्ठे के बारे में उनको बताती है पुलिस वालों को। लेकिन भाई पुलिस वाले कहाँ ही मानती हैं, उनको तो बस अपनी पड़ी होती है, उनको तो भाई सबूत चाहिए, सबूत। अब भाई वो गर्ल कहाँ से सबूत लाएगी? तो वो तो सोचती है, यार कहाँ फंस गई मैं, अगर मैं टाइम से नहीं गई तो ये सूरज भी डूब जाएगा। और यहाँ पे वो दोनों के दोनों, मैं नहीं, मैं इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई एकदम से भूकंप सा आ जाता है और वो डेथ वॉर्म भाई वो तो उस जलती हुई आग से, मतलब उस घर से बाहर निकल जाता है। भाई यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी डेथ वॉर्म को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और डरने लग जाते हैं। भाई कौन नहीं डरेगा, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हो जाए तो ऑब्वियसली डरोगे भाई। मैं तो भाग जाऊंगी घर पे, लॉक कर लूंगी रूम को। यार सच में काफी डरावना सीन होता है ये। लेकिन यहाँ पे सूरज की रोशनी से तो भाई डेथ वॉर्म को काफी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो भाई ये सब कुछ देख के हमें असली रीजन पता लगता है मोमो का, कि उसने घर को क्यों आग लगाई थी। उसके बाद हम यहाँ पे मोमो और जीजी के बचपन का सीन देखते हैं। जीजी मोमो से बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि जो अर्थवर्म्स होते हैं वो जमीन से बाहर क्यों नहीं आते? मोमो बोलती है, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, नहीं मुझे नहीं पता। जीजी बोलता है, अरे बुद्धू, ये जो अर्थवर्म्स होते हैं ना, ये जमीन के अंदर रह के ना अपनी स्किन से सांस लेते हैं। जैसे हम अपनी नोज से लेते हैं ना, तो वैसे ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं। इसीलिए जब बारिश होती है ना तो मिट्टी पानी को सोख लेती है, तुमने नोटिस किया है? जिसकी वजह से ये जो अर्थवर्म्स होते हैं वो अंदर सांस नहीं ले पाते, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने से भी एक प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, वो धूप की रोशनी को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ना ही गर्मी को, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं और इसी को कहते हैं अर्थवर्म सुसाइड। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। जिस गड्ढे में अर्थवर्म रहता होता है भाई वहाँ पे पानी चला जाता है।
जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता और वो बाहर आ जाता है एकदम से, और सभी के सभी लोग डरने लग जाते हैं। लेकिन जैसे वो देखता है सूरज की रोशनी को, भाई वो तो अपने आप को बचाने के लिए घर के जो टुकड़े होते हैं ना, इधर गिरे होते हैं, उनके पीछे छुपने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मोमो अपनी पावर का यूज करके उस फायर ब्रिगेड की बस को उठा के भाई वहाँ पे उस घर के जितने भी बचे खुचे टुकड़े होते हैं उन सभी को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो अर्थवॉर्म कहीं भी छुप के ना बैठ सके। उसके बाद तो डेथवॉर्म के पास भाई कोई भी छुपने की जगह नहीं होती, जिसके कारण वो जलने लग जाता है और जलते जलते वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे मोमो उसके पास जाती है, भाई वो उसे चेक करने के लिए जाती है और कुछ नहीं। तो जैसे वो उसे मतलब पैर मारती है वो देखने के लिए कि वो मर चुका है कि जिंदा है, लेकिन वो एकदम से हिलता है। भाई वो मोमो तो काफी डर जाती है कि यार सच में अभी तक जिंदा है ये। लेकिन भाई वो डेथवॉर्म तो वॉमिट कर रहा होता है, भाई येलो येलो ऑरेंज सी वॉमिट करता है गंदी सी। लेकिन उसकी वॉमिट में तो भाई पता है क्या निकलता है, कीटो फैमिली पूरी की पूरी, और वो भी जिंदा। ये देख के मोमो तो काफी हैरान होती है और कहती है, अरे क्या बात है, तुम तो अभी भी जिंदा हो, क्या किस्मत है तुम्हारी। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लीडर होती है लेडी, वो कहती है, आखिरकार आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। हाँ तुमने हमारे गॉड के साथ ऐसा क्यों किया। भाई यहाँ पे मोमो ये बात सुनकर तो काफी हैरान रह जाती है। वो कहती है, अरे यार मैंने तो तुम्हें बचाया है और वो तो तुम्हें निकल गया था ना, तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे उल्टा लेक्चर सुना रही हो। हाउ मीन ऑफ यू यार, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है। और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूं, मुझे बहुत सारे काम है तो मुझे जाना होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे मोमो को तो कारू को और जीजी को बचाना होता है, और ग्रैनी भी भाई वो भागने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे फिर से एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, और वो कीटो फैमिली की जो लीडर होती है ना, वो बोलती है मोमो को, देखो देखो संभालो इसको, ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने ये बेवकूफी पहले नहीं की होती तो ये सब कुछ नहीं होता। भाई यहाँ पे तो मोमो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और वो जो वॉल्केनो होता है भाई वो तो उबलने लग जाता है, इरप्ट हो जाता है। ये सब कुछ देख के तो मोमो भाई, उसकी शक्ल देखने वाली होती है, वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है सीरियसली। तो यहाँ पे सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होता भाई, कोई बच पाता भी कि नहीं। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो हेड होती है, वो लेडी होती है, वो मोमो को बोलती है, तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना, देख लो अब क्या हो रहा है। जब तक हम बलि देते थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तुम देख सकते हो ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और अब बचने के भी चांसेस मतलब है ही नहीं। अब बताओ हम क्या करें, तुमने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, तुमने तो सर्पेंट गॉड को ही मार दिया, अब हम क्या करेंगे। कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा रेनबो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद वो माउंटेन से टकराएगा, उसके बाद तो भाई तबाही मच जाएगी। ऐसे ही ये पूरा का पूरा विलेज तबाह हो जाएगा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें इस विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो तुम ही अब कुछ करो। तो यहाँ पे मोमो तो भाई काफी ज्यादा मतलब सैड होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या भाई। तभी यहाँ पे मोमो सोचती है, यार डेथवॉर्म्स तो सूरज के सामने आ ही नहीं सकते क्योंकि वो मर जाएंगे धूप की रोशनी से। लेकिन पुरानी कहानियों में ऐसा क्यों कहा गया है कि वो एक रेनबो बनाएंगे उसके बाद तबाही हो जाएगी, क्यों। तभी यहाँ पे मोमो सोचती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि पुरानी कहानी सर्पेंट गॉड के बारे में नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन के हेवन तक पहुंचने का मतलब तो फाउंटेन है, और जो हमने फाउंटेन देखा था उसका मतलब तो ये है ना कि फाउंटेन इरप्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी। इसका मतलब तो यही है कि लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था, जिसके कारण वो यहाँ पे छोड़ के चले गए इस कहानी को। लेकिन काफी लोगों ने इस कहानी को तो भाई अलग ही वे में ले लिया। तभी यहाँ पे मोमो तो उस डेथवॉर्म की बॉडी उठा लेती है और एक पहाड़ से नीचे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पे कीटो फैमिली ये सब को देख के तो काफी गुस्सा होने लग जाती है।
हालांकि यहाँ पे मोमो का मकसद तो एक ही था, वो तो बस डेथ वर्म की बॉडी को उस वेलकरो तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे कीटो फैमिली के लीडर तो भाई मोमो के पीछे पड़ जाती है उसको रोकने के लिए, ताकि वो उनके सर्वेंट की बेइज्जती ना कर सके, इंसल्ट ना कर सके। लेकिन मोमो उनकी एक भी बात नहीं मानती, वो भागते 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 फाउंटेन के ऊपर उसकी बॉडी को रख देती है। उसके बाद वो भागते भागते वेलकनो की तरफ जाती है और कहती है, ओ नो यार, अगर अगर ये ऐसा सच में हो गया, अगर ये वोल्केनो फट गया, तो मुझे लगता है कि ये कीटो फैमिली की जो स्टोरी इन्होंने मुझे बताई थी वो कहीं सच ना हो जाए। मोमो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचे। नहीं नहीं। तभी यहाँ पे वो डेथ वर्म को उठा लेती है और उसको पाइप की तरह यूज करने लग जाती है। लेकिन भाई वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो वेलकनो तो भाई फैल जाता है, काफी चीजें खराब हो जाती है, लाइक ट्रीज और भी घर वगैरह, काफी कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है, जल जाता है। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लेडी होती है, जो खतरनाक सी लेडी, भाई वो आती है और मोमो को एक किक मारती है। भाई मोमो तो काफी दूर जाके गिरती है और वो लेडी बोलती है, देखो मैं तुम्हें पहले से ही कह रही हूँ, तुम हमारे गॉड को नुकसान मत पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी मैं। तभी यहाँ पे मोमो बोलती है, ओहो यार, मैं तो इस वोल्केनो को रोकने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं सभी को बचा सकूं, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम तो बस मेरे ऊपर ही पीछे पड़ी हुई हो। अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो तुम उस वोल्केनो को क्यों नहीं रोक लेती। तभी वो लेडी कहती है, हाँ हाँ मैं कर लूंगी, और वैसे भी कोई आउटसाइडर आके ये सब कुछ करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, वोल्केनो को शांत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें बलि दी जाए। तो मैं तुम्हारी बलि दूंगी, जिसके कारण वोल्केनो शांत हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी मोमो कहती है, ओ क्या बात है ना, तुमने तो बहुत ही जल्दी अपना भगवान चेंज कर लिया। तुम्हारे सर्वेंट गॉड का क्या होगा अगर तुम इनका ध्यान रखोगी तो। लेकिन यहाँ पे तो भाई वो कीटो फैमिली यहाँ पे मोमो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, मतलब कि मंदिर का पुजारी, जिसका नाम होता है मांजिरो। वो आके यहाँ पे मोमो को बचा लेता है। वो मोमो को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मास्टर की बेटी हैं, नहीं तो मैं आपको पहले ही आके बचा लेता। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसे पता कैसे चला। तो भाई यहाँ पे उसके फादर ने कॉल करके बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन आने वाला है। तो यहाँ पे उसने गैस कर लिया भाई कि हाँ, उनकी बेटी ही डॉटर हो सकती है जो कि यहाँ पे आएगी, तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मांचिरो मोमो को कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा, तुम्हें जो करना है तुम अपना काम करो जल्दी से जल्दी। तभी यहाँ पे मोमो उस डेथ वर्म की बॉडी को उठा दिया और वोल्केनो को शांत करने के लिए फिर से ट्राई करती है। लेकिन यहाँ पे मोमो तो काफी ज्यादा थक गई होती है, इसलिए उसे डेथ वर्म की बॉडी भी काफी ज्यादा हैवी लग रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे इवल आई की बॉल यहाँ पे उस डेथ वर्म के ऊपर लग जाती है, जिसके कारण वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ भाई वो तो यहाँ पे पूरी की पूरी कीटो फैमिली को ही बर्बाद करने लग जाता है, उनको मारने लग जाता है। यहाँ पे कीटो फैमिली की जो हेड होती है, वो लेडी होती है, उसे तो इवल आई भाई मारता है, मार मार के उसका हाथ तोड़ देता है। उसके बाद उसे जान से मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी मोमो आके उसे बचा लेती है। हालांकि यहाँ पे मांजिरो भी आ जाता है इवल आई से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी भाई इवल आई तुम्हें पता ही है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल ताकतवर है, भाई मांजिरो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो मांजिरो को भी बचा लेती है। ये सब कुछ देख के इवल आई को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम इन सभी को बचा क्यों रही हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हारा काम ही खत्म करना होगा, तो चलो आ जाओ फिर। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो चिल्ला के बोलती है, बस करो, बहुत हो गया, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जल्दी ही मर जाओगे, लेकिन मैं जीजी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन वेट, तांजीरो कहाँ पे है। तभी यहाँ पे इवल आई कहता है, उन सभी को मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे तुम्हें क्यों ना खाना पड़े, मुझे अपनी भूख मिटानी है। तभी यहाँ पे मांजिरो कहता है, यार ये तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसको संभालना तो नामुमकिन है। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की हेड लेडी वो कहती है, मोमो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो अब ये सब कुछ तुम ही संभालो,
तुम्हें करना होगा ये सब कुछ। तभी यहाँ पे मोमो कहती है अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, जल्दी करो, हमें इसे तबाह करना होगा। तो भाई यहाँ पे ये तीनों के तीनों मिल जाती है ईवल आई को मारने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे ईवल आई तो भाई अपनी बॉल फेंकता है उन तीनों की तरफ, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो इन सभी को बोलती है डाउन हो जाओ। यहाँ पे तीनों बैठ जाते हैं जिसके कारण वो उसकी बॉल से बच जाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लेडी होती है भाई वो उसे पंच मारती है, उससे मारती है, लेकिन उसे तो भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे ईवल आई तो उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी मोमो आके उसे बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे मांजिरो इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे मोमो की हेल्प लेते हुए वो ईवल आई को पकड़ लेती हैं। लेकिन यहाँ पे ईवल आई की बॉल तो उसकी पावर को यानी कि मोमो की साइकिक पावर को ब्रेक कर देती है। उसके बाद तो ईवल आई मोमो को मारता है, मांजिरो को मारता है। भाई इन तीनों की हालत तो पूरी खराब हो जाती है। हालांकि यहाँ पे तो मोमो अपनी साइकिक पावर यूज भी नहीं कर पा रही होती, भाई उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर सा आता है, वो तो उस ईवल आई को मार मार के उसकी मतलब पूरी हालत खराब कर देता है। तभी ऊपर से एक येलो कलर की रोशनी आती है एकदम से, जहाँ पे हम देखते हैं तारो और मोमो की ग्रैंड माँ को। लेकिन तभी यहाँ पे कापा का बेटा भाई उनकी एंट्री जैसे होती है वो तो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तो यहाँ पे वो ग्रैंड माँ नीचे जंप मारती है और कापा के साथ मिलकर ईवल आई को मारने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ईवल आई की जो बॉल होती है भाई वो तो कापा को इतनी जोर से मारती है भाई वो तो बेहोश ही हो जाता है। उसके बाद तो यहाँ पे फाइट होती है ग्रैंड माँ और ईवल आई की। लेकिन यहाँ पे भाई ईवल आई तो ग्रैंड माँ को टच भी नहीं कर पा रहा होता, इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पे कापा आ जाता है उनकी फाइट के बीच में। लेकिन यहाँ पे ईवल आई तो अपनी बॉल को इशारा करता है और भाई वो बॉल फिर से उसे इतनी जोर से दूर फेंक देती है। उसके बाद तो यहाँ पे ग्रैंड माँ और ईवल आई की सबसे धमाकेदार फाइट होती है भाई, धमाकेदार। तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ तारो को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी तारो उठता है और भागने लग जाता है, लेकिन वो भागते भागते कहीं और नहीं जा रहा होता, वो तो ईवल आई की तरफ आ रहा होता है भागते भागते। लेकिन तभी यहाँ पे ईवल आई उसको एक जोर से पंच मार देता है, जिसके कारण भाई वो तारो तो पूरी तरीके से बिखर जाता है, खिलर जाता है। लेकिन ये तो भाई ग्रैंड माँ की एक सोची समझी साजिश होती है ईवल आई को किडनैप करने की, पकड़ने की। जिसके बाद तो यहाँ पे तारो की बॉडी ईवल आई के ऊपर चिपकनी स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते यहाँ पे ईवल आई तारो की बॉडी से पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद यूफो की मदद से वो लोग डेथ फॉर्म की बॉडी को उठा लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास यही मौका होता है कि वो यहाँ पे वोल्केनो को शांत कर सके। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड माँ को, जो कि मांजिरो की क्लास लेडी होती है, उसको डांट रही होती है और कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ पे कोई आने वाला है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। लेकिन तभी मांजिरो कहता है ओ मुझे माफ कर दो, आपने मुझे पूरा नहीं बताया था, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता और ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं आया और फिर भी मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, क्यों है ना। तभी उसके ग्रैंड माँ कहती है हाँ ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा थैंक्स तो यहाँ पे तारो का करना चाहिए, क्योंकि उसने ही यहाँ पे ईवल आई को पकड़ने में हमारी हेल्प की। लेकिन तारो कहता है ओ मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मैं अपने इंटरनल पार्ट का क्या करूँगा। ग्रैंड माँ उसे कहती है ओहो बस भी करो, चुप हो जाओ, और अगर तुम्हें ज्यादा ही टेंशन है तो इसे पॉलिथीन में डालो और घर ले जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोमो को, जो कि अकारू के पास जा रही होती है उसको बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही मोमो वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो गड्ढा था बहुत बड़ा, उसके अंदर तो पूरा का पूरा मैग्मा भर जाता है। तभी यहाँ पे मोमो कापा के बेटे को बोलती है शायद वो उनके मुंह से जो पानी निकल रहा है वो यहाँ पे फेंको, प्लीज जल्दी करो। लेकिन कापा कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मोमो कहती है नहीं, मुझे अकारू को बचाना है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे डेथ वॉर्म का जो लिक्विड होता है उससे वो सारा का सारा ठंडा हो जाता है। जैसे ही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे मोमो उस मैग्मा को फाड़ती है और देखती है यहाँ पे अकारू और टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा होते हैं उसके अंदर। तभी यहाँ पे अकारू को होश आता है और वो कहता है अगर टर्बो ग्रैनी नहीं होती ना तो हम बच ही नहीं पाते कभी भी, और जिस रूम में हम थे ना वो रूम तो डेथ फॉर्म के लिक्विड से पूरा का पूरा ढका हुआ था, इसकी वजह से हम बच गए।
और वो जीजी का क्या हुआ? क्या हुआ उसका? मोमो उसे बताती है कि वो ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। मुझे माफ कर दो मोमो, मैं जीजी का ध्यान नहीं रख पाया। ये कहते ही यहाँ पे अकारो तो डेथ फॉर्म के लिक्विड से वहीं पे फिसल के गिर जाता है मोमो के ऊपर भाई, जिस वजह से उसे काफी एम्बैरेस फील होता है और वो मोमो से माफी मांगता है। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो भी उसको हग कर लेती है। मोमो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पे हमने अकारू और अयासे का रोमांटिक सीन देखा था, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं ब्रो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अयासे, उसकी ग्रैंड माँ और यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है ब्रो, वो सभी यहाँ पे मिलकर जीजी के ऊपर रिचुअल करते हैं। यहाँ पे जैसे वो जीजी के ऊपर से अकारू का मास्क उतारते हैं भाई, देखने वाला सीन होता है, क्योंकि उस स्किन के अंदर भाई अभी भी ईवल आई होता है और वो एकदम से जाग जाता और बोलता है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और तुम तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर। तो इसी के दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अयासे और पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो आयरा होती है वो तो अयासे के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, उसे डांटने लग जाती है, बिकॉज भाई इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसने उसे कभी बुलाया ही नहीं। और साथ ही में जीजी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है तुमने तो कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन फिर तुम मुंह उठा के आ गई ना, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है, क्यों है ना। तभी यहाँ पे जीजी नहीं मतलब उसकी बॉडी में जो एलियन होता है वो बोलता है, एलियन का ईवल आई वही बोलता है कि जो मुझे काऊ मिली थी ना उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अब तो भाई वो तो मिल्क प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान था, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं भाई उस एलियन के बच्चे को, जो कि काफी ज्यादा क्यूट सा प्यारा सा होता है। वो बोलता है मुझे जीने के लिए कांस्टेंट मिल्क चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। ये सुनकर तो भाई यहाँ पे आयरा का दिल तो भाई मेल्ट हो जाता और वो जल्दी ही जाके उसे हग कर लेती है, गले लगा लेती है। तुम जितने मर्जी दिन तक यहाँ पे रह सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे प्रीस्ट को, वो बताता है कि ईवल आई को हम जीजी की बॉडी से कैसे बाहर निकालेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ईवल आई मतलब जीजी को, जिसके अंदर ईवल आई होता है, वो जैसे खाना खाने लगता है भाई वो तो पता नहीं क्या होता है, पीछे से वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ इसे। लेकिन तभी वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं मुझे बता सकते हो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे सैको सभी को मना करती है कि नहीं, तुमने किसी ने कुछ नहीं बोलना है और ना ही इसकी हेल्प करनी है, बिकॉज ये एक ईवल आई है, तो तुम इनके साजिशों को जानते नहीं हो, ये कितने ज्यादा शातिर होते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें बुद्धू बना रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे वो जीजी के फेस से तारों का मास्क उतारते हैं, तो भाई यहाँ पे तो जीजी काफी अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा होता है, फेसेस बना रहा होता है। तभी यहाँ पे जीजी तो भाई मोमो को बोलता है तुम और अकारू तो बिल्कुल सेम हो सेम। ये बात सुनकर मोमो को पता लग जाता है कि ये जीजी ही है। तभी यहाँ पे सैको जीजी को पीने के लिए ठंडा पानी देती है। जैसे ही वो पानी पीता है, लेकिन थोड़ा सा पानी उसके फेस पे भी गिर जाता है, तो भाई उतने ही टाइम यहाँ पे ईवल आई आ जाता है। ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं सभी के सभी, लेकिन वो कहता है मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को मैं गिन गिन के मारूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे सैको गर्म पानी लेकर आती है और जीजी के मुंह पे फेंक देती है। भाई वो फिर से वहाँ पे जीजी आ जाता है और वो फिर से अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। भाई अब तो ये बात क्लियर हो गई कि ठंडा पानी फेंकोगे तो ईवल आएगा, और अगर उसके फेस पे गर्म पानी फेंकोगे तो फिर से जीजी आ जाएगा। उसी के बाद यहाँ पे सैको तो जीजी के पीछे एक लात मारती है जोर से। तभी यहाँ पे तारो सैको से पूछता है कि मैं आखिरकार हना से कब मिल पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सैको बोलती है तुम हना से नहीं मिल सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो किसी ईवल आई से या फिर तुमसे मिले, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी आ जाती है और कहती है सभी से तुम सभी तो काफी ज्यादा चिल लग रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस ईवल आई को मार दिया, खत्म कर दिया। अरे भाई वो तो एक ईवल आई है, यानी कि माउंटेन योकाई, और वैसे भी अगर उसने एक बार किसी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया ना भाई, उसके बाद तो वो उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर ना जाए। तो तुम समझ सकते हो कि वो पीछा छोड़ेगा इजीली या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ पे ईवल आई तो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, लेकिन अगर उसकी पावर्स ऐसे ही बढ़ती रही ना तो फिर वो बहुत ही जल्दी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और डेंजरस भी, तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
तभी यहाँ पे सैको मांजी को एक काम सौंपती है और कहती है कि तुम्हें जीजी को संभालना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, और हाँ, तुम गर्म पानी अपने साथ जरूर से रख लेना, और तुम्हें पता है कि गर्म पानी का तुमने करना क्या है। तो चलो मैं चलती हूँ। उसके बाद यहाँ से सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे मोमो उस छोटे बच्चे एलियन से पूछती है कि तुम आखिरकार कहाँ रह रहे हो अभी। तभी वो बताता है कि मैं पास में ही रहता हूँ। तभी यहाँ पे मोमो उसका नाम पूछती है और वो बताता है मेरा नाम पैनी वैनी है। उसके बाद ये लोग मिलकर जीजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में। लेकिन भाई यहाँ पे तो एक मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे वैन के अंदर ओकारू का हाथ मोमो के हाथ से टच हो रहा था। भाई उनकी तो शक्ल देखने वाली होती है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है। लेकिन तभी जीजी उन्हें कहता है कि तुम तारो को समझा दो कि मेरे बीच में आके कुछ भी ना करे वो। यहाँ पे तो भाई जीजी उससे लड़ना ही स्टार्ट कर देता है। इनकी लड़ाई तो भाई चलती रहेगी। तो हम आगे देखते हैं। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। हम नहीं भाई ये लोग। तो जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं जीजी के पेरेंट्स को, और भाई जीजी के पेरेंट्स को देख के तो भाई जीजी तो काफी ज्यादा खुश होता है और उन्हें हक कर लेता है जाके। इवन उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं, मतलब बताते हैं कि क्या हुआ था पहले उनके साथ, कैसे क्या हुआ था कि वो हॉस्पिटल में आ गए। तो वो बताते हैं कि जब वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तो ज्यादा खास कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो कीटो फैमिली को भाई यहाँ पे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, बिकॉज उन्होंने काफी कुछ कांड कर रखे थे भाई। लेकिन भाई वो जो उनकी लीडर थी ना, वो लेडी, वो तो उनके चंगुल से भाग जाती है। तभी हमें कुछ ही देर बाद पता लगता है कि भाई वो लेडी कोई इंसान तो थी ही नहीं, वो कभी एक लेडी थी ही नहीं भाई, वो तो एक एलियन होती है जो कि उस लेडी का फेस बना के, मतलब उसका भेस बना के जी रहा होता है भाई। मतलब क्या बात है ना भाई, काश मेरे पास ऐसी कोई पावर होती तो भाई मैं बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ। तुम क्या करते मुझे कमेंट करके बताओ यार। जैसे कि नेक्स्ट डे हम देखते हैं मोमो और अकारू को, भाई ये तो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे अकारू पूछता है कि जीजी कैसा है। तभी मोमो बताती है कि यार मुझे लगता है कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे उसे, क्योंकि यहाँ पे जीजी तो, मतलब जीजी क्या, वो ईवल आई, वो तो उसकी बॉडी छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है। उसे तो आदत हो गई है जीजी की बॉडी में रहने की, तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं आयरा को। भाई सभी के सभी लोग उसे तो घूर घूर के देख रहे होते हैं भाई, घूर घूर के। तभी यहाँ पे उसे एक बात याद आती है कि यार क्या हो क्या गया इन सभी को, मुझे क्यों घूर के देख रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोमो और अकारू आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पे आयरा से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है, तो बाहर चलो। लेकिन भाई उसका आंसर पता है क्या होता है, वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसे रिएक्ट मत करो कि जैसे हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना तो अपनी इमेज को डाउन करना है, तो सो दूर रहो थोड़ा सा मुझसे। उसी के बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जीजी के सीन में। भाई यहाँ पे तो जीजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सैको उसके साथ करना क्या चाह रही है, भाई क्या करना चाह रही है। लेकिन तभी यहाँ पे सैको तारो को ऑर्डर देती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके तुम जीजी की बॉडी से निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। और यहाँ पे तारो तो बिल्कुल वैसा ही करता है। और उसके बाद तो यहाँ पे सैको को काफी ज्यादा रिलैक्स अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे सैको उसे बताती है, मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, तुम्हें जब भी मतलब बारिश में जाना हो या हैंड वॉश करनी हो या नहाना हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी ही यूज करोगे, और जितना हो सके बारिश है तो बिल्कुल दूर रहना, समझ गए ना। उसी के बाद हम देखते हैं गेट के बाहर यहाँ पे मोमो और अकारू आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे जीजी उन दोनों को देखता है, भाई वो तो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है पहले की तरह। लेकिन तभी यहाँ पे सैको उन दोनों को एक एक गर्म पानी की बोतल दे देती है और कहती है अगर बाई चांस, वैसे होगा तो नहीं, लेकिन बाई चांस अगर जीजी ट्रांसफॉर्म हो जाए ईवल आई में तो तुम ये गर्म पानी उसके फेस में फेंक देना, जिससे वो फिर से जीजी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीजी के हाथ में एक पानी की बूंद गिर जाती है। और भाई वो ट्रांसफॉर्म हो तो जाता है ईवल आई में, लेकिन वहाँ पे जितना भी खाना होता है वो सभी का सभी तहस बहस कर देता है, गिरा देता है। यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इवन वो सभी मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज करके ईवल आई को जीजी में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं भाई। और फाइनली यहाँ पे ईवल आई जीजी में कन्वर्ट हो जाता है
और जैसे उसे होश आता है भाई वो तो सभी से माफी मांगने लग जाता है। तभी यहाँ पे आयरा तो भाई जीजी का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम तो पागल हो। लेकिन यहाँ पे साइको उसे कहती है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही काफी ज्यादा टफ सिचुएशन है जिससे वो गुजर रहा है, तो तुम्हें उसे समझना चाहिए इवन उसे ब्लेम करने की बजाय। उसी के कुछ ही देर बाद यहाँ पे एक बैंड टीम आ जाती है भाई। तभी यहाँ पे साइको उन सभी से कहती है अगर तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन देने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। उनके जाने के बाद यहाँ पे मोमो उससे पूछती है कि मुझे बताओगे कि आखिरकार हया से परफॉर्मेंस कब आएंगे। तभी साइको उसे बताती है कि हाँ वो तो जल्द ही आने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे हम लोग तो एक्सो सीजन शुरू भी कर देंगे, ठीक है ना। ये आपस में बात कर ही होते हैं, लेकिन तभी तभी यहाँ पे वो बैंड बाजे वाले फिर से आ जाते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या 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 ये एक साइको का घर है। तो यहाँ पे साइको बोलती है हाँ अगर है भी तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे। तभी वो सभी यहाँ पे साइको से बोलते हैं एक्चुअली ना हम ही हाया परफॉर्मेंस है, मतलब हमने ही परफॉर्मेंस करनी है। ये सुनने के बाद तो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि हमने तो पहले इन्हें भगा दिया था। बाय द वे उसके बाद यहाँ पे एक्सो सीजन की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, काफी अच्छे अच्छे म्यूजिक बजाते हैं रॉक सा, और सभी लोग उस म्यूजिक को सुन के काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे जीजी के अंदर जो इवल आई होता है वो तो काफी जोर जोर से रोने लग जाता है। भाई तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? आगे के एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने कोई और एनीमे भी देखना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो।